चलो आज मैं आपको बता रहा हूँ निबंध कैसे लिखते हैं। मैं आपको सोचने का व्यू दूंगा, मैं आपकी सोच को फैलाऊंगा, मैं आपकी परिपक्वता बढ़ाऊंगा। क्योंकि पाठ पढ़ना, प्रश्न उत्तर याद करना, पेपर देना, कॉपी जांच करवा लेना, शिक्षा का मतलब इतना ही नहीं है। अगर इतना होता तो शिक्षा के आगे कभी भी सर्वांगीण विकास शब्द जुड़ता ही नहीं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय खोले जाते हैं। तो कॉपी जिता देना, सिलेबस करवा देना, पाठ्यक्रम पूरा करवा देना, सिलेबस पूरा हो गया, यही अध्यापक का कर्तव्य नहीं है। अगर अध्यापक ही इतनी सी में अपना दायरा सीमित कर लेगा कि मुझे सिलेबस करवाना है, और सिलेबस करवाने के साथ ही वो अपनी कि ठीक है मेरे को तनख्वाह मिल रही है सिलेबस पूरा कराने की, तो फिर ये जो आने वाला भारत है इसका निर्माण कैसे होगा। तो टीचर को तो और दायित्व संभालने पड़ेंगे, और संभालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक वाले के पास अपने काम होते हैं, पटवारियों के अपने काम होते हैं, थाने में सिपाहियों के अपने काम होते हैं। टीचर के सामने बच्चे हैं, भविष्य है, तो उनको तराशना। तो टीचर को चाहिए कि वो दायित्व थोड़े और बढ़ा ले कंधे पर, क्योंकि उनके कंधे पर आने वाला भारत बैठा है। समझाई बात क्या? हाँ, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि सिलेबस पूरा करवाना ही अध्यापक का दायित्व नहीं होता, भले ही वो सरकारी स्कूल हो, भले ही वो प्राइवेट हो। समझाई बात है? और प्राइवेट वालों को तो ज़्यादा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट वाले स्कूलों में ज़्यादा संख्या होती है बच्चों की, है ना। काम की कदर होती है बेटा, आदमी की कदर नहीं होती। आदमी की कदर नहीं होती। हाँ, और चौथा कारण मेरे पढ़ाने का ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा लोग, ज़्यादा बच्चे जाने। अरे मोदी पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, कम से कम मैं मेरे इलाके में तो छाऊं, इतना तो करूं। जहां अपने रहते हैं पड़ोस वाला जानते ही नहीं है क्या काम करता है। अरे कम से कम उस एरिया में जाने तो सही कि ये गुरुजी है। तो बाजार में निकलूंगा तो आप नमस्ते तो करोगे, आप नमस्ते करोगे, 50 जने आपको देखेंगे, तो 50 जने को पता लग गया कि ये गुरुजी है। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, इसलिए आ रहा हूं, पैसे के लिए नहीं काम करता मैं। समझाई बात है? और कोई पैसे के लिए करता होता तो समय खराब नहीं करता, सिलेबस करवाता फटाफट। तो आपने मेरी पढ़ाने की शैली से देख लिया होगा कि ये आदमी पैसे से काम करने वाला नहीं है। समझाई क्या बात है? एक वो गीत कौन सा है, वो जहाँ भी जाओ छा जाओ, इंडियन इंडियन इंडियन, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा काम करो कि समाज में लोग आपको जाने पहचाने अच्छे कामों के लिए। 4 आदमियों की मीटिंग हो, कोई पंचायत हो, तो आपका नाम लेकर बुलाए, आज नहीं बड़े हो जाओ तो अपना रुतबा ऐसा बनाओ ना, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ ना कि 4 लोग जाने। अब मेरा रुतबा बनेगा कि नहीं बना पता नहीं, पर 4 बच्चे तो जानेंगे, इतने तो जानने लग जाएंगे। बाजार में जाऊंगा तो गुरुजी नमस्ते, तो कम से कम जाओ, वहाँ अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराओ। हर एक के व्यू अलग होते हैं, सोच अलग होती है। चलो अपने शुरू करते हैं। आज मैं बता रहा हूँ निबंध, और मुझे पता है कि मैं वो बातें बताऊँगा जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, इसलिए मैं 1 घंटा लगा रहा हूँ, वरना मेरे पास टाइम है नहीं। ठीक है, निबंध आज अपने को जानकारी लेनी है किसकी? हाँ, अब आपके दिमाग में होगा कि आतंकवाद का कराएंगे, भ्रष्टाचार का कराएंगे, बढ़ती महंगाई का कराएंगे। वो नहीं करवाने वाला मैं। देखना मैं क्या करूँगा। घंटे भर लंबा चलेगा ये कार्यक्रम, और उस घंटा भर में आप क्या क्या सीखोगे ये आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान ही रखना। निबंध क्या होता है? एक शब्द और है, लेख। अपने बोलचाल में तो कह देते हैं कि यार आपके अर्धवार्षिक में कौन सा निबंध आया था, और कई बोलते हैं कि लेख कौन सा आया था। तो बोलने में दोनों बोलते हैं कि तुम्हारे लेख कौन सा आया, कि गुरुजी आज टेस्ट लोगे तो उसमें कौन सा लेख दोगे, कौन सा निबंध दोगे आप। तो निबंध और लेख बोल देते हैं, पर इनमें अंतर है। समझ गए? क्या अंतर है? यहाँ से शुरू करते हैं। लेख में केवल तथ्यात्मक बातें आती है, यानी जो मूल विषय उसी को लिखा जाता है। मूल विषय को तो इसमें भी लिखते हैं, भी आतंकवाद है तो आतंकवाद को लिखेंगे, बढ़ती महंगाई की बातें थोड़ी आएगी बीच में। तो यहाँ तथ्यात्मक बातें तो इसमें भी लिखेंगे। समझाई बात है? फिर क्या अंतर है? दोनों में तथ्यात्मक बातें आएंगी। अंतर ये है कि इसमें मौलिक विचार भी आया करते हैं, लेखक के, लिखने वाले के मौलिक विचार। यही वो चीज़ है जो निबंध को लेख से अलग कर देती है। यही वो चीज़ है। यहाँ मौलिक विचार नहीं आते,
मैं समझाने के लिए किसी माध्यम का सहयोग लूँगा, मूल चीज़ समझाने के लिए जो मैं समझाना चाहता हूँ उसके लिए मैं माध्यम लूँगा। उस माध्यम में कहीं कोई त्रुटि हो तो माध्यम को मत नोट करना, आप तो जो समझाना चाहता हूँ वहाँ फोकस रखना, कभी माध्यम के पीछे पड़ जाओ। वो तो एक बस जरिया है समझाने का जरिया, उस जरिए के पीछे सोचना मत शुरू कर देना कि यहाँ गुरुजी ये बोल गए, यहाँ ये बोल गए, यहाँ ये बोल गए। वो जरिया है ना, वो जरिया नहीं समझाना चाहता, वो तो मेरा माध्यम है ना। आपको ये समझना है, समझाई बात है। तो देखो लेख है उसमें शुष्क तथ्यात्मक बातें होती है, इसलिए लेख हर एक किताब में मिल जाता है। जैसे गाय का लेख है ना, तो गाय पर लेख लिखो तो यही लिखेंगे गाय पालतू जानवर है, गाय सीधा सरल जानवर है, गाय दूध देती है, हिंदू लोग गाय को माता कहते हैं, गाय कई रंग की होती है, गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है, हल जोतने के काम आता है, और गाय गोबर करती जिससे उपले बनते हैं जलाने के काम आते हैं, और गाय का दूध रोगियों और बच्चों के लिए पौष्टिक होता है। तो यही तो है गाय के बारे में। तो इस किताब में भी यही मिलेगा, इसमें भी यही मिलेगा, इसमें भी यही मिलेगा, कोई भी किताब ले आओ वही बातें मिलेगी आपको। इन मौलिक विचारों के कारण ही निबंध लेख से अलग दिखता है। आप भले ही कोई किताब उठा लो उसमें निबंध नहीं मिलेगा, एक निबंध चुन लो कोई भी आपकी मर्जी से, आतंकवाद चुन लो, बढ़ती महंगाई चुन लो, भ्रष्टाचार चुन लो, कन्या भ्रूण हत्या चुन लो, समझ गए ना, कोई भी चुन लो। अब आपने आतंकवाद चुन लिया मान लो, तो इसमें आतंकवाद इस किताब में इस अलग ही मिलेगा। आप किसी भी दो किताबों में एक निबंध यूं का यूं मिलाकर दिखा दो, नहीं मिलेगा। पूरा निबंध छोड़ो, आप एक पैराग्राफ नहीं मिला सकते कि सर ये इस किताब का पैराग्राफ, भले वो निबंध एक है, भले वो आतंकवाद उसमें है, आतंकवाद उसमें है, पर आप उस पैराग्राफ को इसमें यूं का यूं नहीं दिखा सकते। एक लड़का ले आया, क्या गुरुजी देखो पूरा निबंध 100 है। मैं बहुत शंका रह गया यार, एक जैसा निबंध अलग एक जैसा कैसे होता है, क्योंकि इसमें मौलिक विचार आते हैं और मौलिक विचार हर लेखक के अपने अलग होते हैं। दो माँ जाए भाई, सगे भाइयों के विचार नहीं मिलते तो अलग अलग लेखकों के विचार कैसे मिलेंगे। तो मैं बहुत शंका रह गया, दोनों मिल कैसे रहे हैं, सेम टू सेम, वही प्रस्तावना, वही उपसार, वही हेडिंग, सारा कुछ। फिर मैंने यूं देखा तो दोनों में संजीव लिखा पड़ा था। अरे मैं के पाड्डे, संजीव नहीं लानी, एक संजीव ला एक एक्सीडेंट ला, क्योंकि संजीव का जो मैटर तैयार किया है वो तो एक ही लेखक है ना, दो संजीव उठा के लिया है, बोला भाई। तो निबंध किसी का मिलता नहीं, एक पैराग्राफ भी नहीं मिलता। क्यों? अभी तो बताया है, मौलिक विचार अलग होते हैं राइटरों के, समझाई बात है। और इसमें तो केवल तथ्यात्मक बातें होती है, वही लिखनी होती है, वो कभी बदलती नहीं। यूं तो है नहीं कि ये बच्चा लिखेगा गाय दूध देती है, ये लिखेगा गाय तेल देती है, ये लिखेगा गाय हिंदू लोग गाय को माता कहते हैं, ये लिखेगा हिंदू लोग गाय को मौसी कहते हैं। समझा रही क्या? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि लेख में शुष्क तथ्यात्मक बातें होती है, केवल मैटर दिया जाता है। यहाँ मौलिक विचार आते हैं, तो मौलिक विचार जिसके जितने ज़्यादा परिपक्व होंगे, सुदृढ़ होंगे, वो निबंध दमदार होगा, उसमें 10 में से 10 आने की संभावना रहेगी। समझाई बात है? अब क्या गुरुजी मौलिक विचार फिर हम सुदृढ़ कैसे करें? हम मौलिक विचार जो अपने खुद के होते हैं वो दो तरीके से बढ़ते हैं। उम्र के साथ भी सोच बढ़ती है, परिपक्व होती है उम्र के साथ। अब को सर एकदम ही बूढ़ा क्यों जवान निबंध खातर, मैं तो इतना ही रवा है ना, एक निबंध खातर बूढ़ा थोड़ी होगा। दूसरा जो है वो है अनुभव से परिपक्वता आती है, और अनुभव उम्र के साथ तो आता ही, क्योंकि उम्र बढ़ती है वैसे से हमारे सोचने का, बैठने का, लोगों से मिलने का, समाज में जाने का दायरा बढ़ता है। अभी आपका संपर्क आप वाले दोस्तों से ही है कि कॉपी देना यार, गणित की कॉपी देना है, वो काम के लिए इतना ही है ना। जब बड़े हो जाएंगे तो हमें दूसरे कर्मचारियों से मिलेंगे और दूसरे कार्यालय में काम करें उनसे मिलेंगे, पड़ोसियों से, और से विवाह शादी, तो सारी तरह की बातों में शामिल होंगे, तो सोच परिपक्व होगी। तो उम्र के साथ आती है, और एक समझ बढ़ती है ज्ञान से। तो विविध प्रकार की बातों का हमें जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा हमारे विचार सुदृढ़ होंगे। अब वो कैसे करें गुरुजी? वो ऐसा करो, आप कोई भी विषय है उस पर कोई सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग लो, उस पर कोई चर्चा हो रही है उसमें भाग लो,
घर गृहस्थी में उसी बिंदु पर कोई बात करें, उनकी बात सुनो। उसी पर गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग बातें करें, उन बुजुर्गों की सुनो। उसी बात पर जो युवा पीढ़ी बोल रही है उस पर सुनो। अगर कॉलेज में कोई इसी टॉपिक पर वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, भाग लो, नहीं लो रहे तो सुनो, पक्ष में कौन बोल रहा है, विपक्ष में कौन बोल रहा है। उसी टॉपिक पर कोई बड़ा फेमस आदमी है, भले वो क्रिकेटर हो, भले कोई वो फिल्म स्टार हो, भले कोई नेता हो, भले नरेंद्र मोदी हो, अगर उसी बिंदु पर कुछ बोलता है, कहीं भाषण देता है, तो उसको भी सुनो। तो एक बिंदु पर विविध प्रकार की राय, विविध प्रकार के उदाहरण वगैरह सब कुछ, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो हमारी सोच उस विषय पर परिपक्व हो जाएगी, समझेगा। तो परिपक्व सोच आ जाएगी तो हमारे निबंध में जान आ जाएगी। अब को गुरुजी पेपर के महीने तो 2 एक पड़े हैं, तो सोच परिपक्व कैसे करें। 2 महीने में किससे मिले, कहाँ से मिले में भाग जाए, कहाँ नेताओं के भाषण सुने, टाइम ही नहीं है। मोबाइल घर वाले हाथ में नहीं लेने देते, टेलीविजन देखने नहीं देते, कहाँ से मोदी जी के समाचार सुनूँ, कहाँ से नेताओं के विचार सुनूँ, और हमें क्या पता कहाँ से मिलो ना, कहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है ना। तो कि गुरुजी क्या करें। देखो समस्याएं हैं तो समाधान है, समस्याएं हैं तो समाधान जरूर है। समस्याओं से घबराकर कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, लाभ है तो घाटा भी है, घाटा है तो लाभ भी है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, सुगमता है तो कठिनाई भी है, कठिनाईता है तो सुगमता भी है, और हार है तो जीत भी है, जीत है तो हार भी है। ये द्वंद्व प्रकृति के चलते रहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं होती, चलते हैं। सुख है तो दुख भी है, आज आप सुख पालोगे तो आगे दुख तो भोगना ही है। पहले ही दुख पालो ना, आगे मौज करोगे। आप दुख पाने का मतलब सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, नींद आएगी, आंखों में पानी डाल करके नींद उड़ाओ, है ना, और फिर पढ़ो। गणित भी पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, सारा कुछ समस्या ही समस्या है ये। लेकिन आगे आराम करोगे। और पहले ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पर तो कंपटीशन इतना भयंकर है, 2000 पटवारी लेने होते हैं, 17 लाख फॉर्म भराए जाते हैं, कहाँ आपको लोग आगे आने देंगे। ये जगाना भी मास्टर का कर्तव्य है। ये बातें भी मेरे मुँह से ऐसी निकल रही है ताकि आपको रास्ता दिखाऊं कि आप सोच रहे हो ना क्या पढ़ लेंगे नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिलती बेटा, लेकिन नहीं मिलती यही कह करके मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, हतोत्साहित नहीं करना चाहता, पर दौड़ना पड़ेगा। पर मेरा मतलब ये है कि मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। तस्वीर ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। 2000 पटवारी लेने ना, 2000 पटवारी तो 17 लाख फॉर्म रह जाएंगे। अगर 2000 को नौकरी मिल भी गई तो 17 लाख में से 2000 कम कर लो, 16,98,000। ये बेरोजगार तो वैसे की वैसी पड़ी है, बेरोजगारी कम कैसे हो रही है, हो ही नहीं रही। नौकरियों से बेरोजगारी खत्म नहीं होती, समझाई क्या बात है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे तो नौकरी सरकारी ही चाहिए, तो वो एक कहावत है, बुजुर्ग कहते हैं कि लाखों में एक है हमारा बेटा। तो 17 लाख फॉर्म रह जाएंगे, उनको क्रॉस कर सकते हो क्या आप, लाखों में एक बन सकते हो क्या आप। अपनी क्लास को क्रॉस करके दिखाओ, पहले पूरी क्लास में टॉपर होकर दिखाओ, फिर तो मैं मान लूंगा जो बच्चा 100 को क्रॉस कर सकता है वो 500 को भी क्रॉस कर देगा। तो बेटा नौकरी बहुत मुश्किल है, तो ये बातें करना, बीच में बोलना, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। ध्यान लगाओ, जहाँ से जो मिल रहा है उसको लो, समझाई बात है। चलो अपने बात निबंध पर चल रही थी, मैं तो बीच में ये बातें बताता रहता हूँ। मेरी पढ़ाई का तरीका यही है, 40 मिनट के पीरियड में 20 मिनट पढ़ाता हूँ, समझाई बात है। और कई बार वो टॉपिक लिखा ही रह जाता है बोर्ड पर। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि गुरुजी ये तो करवाया ही नहीं, घंटा 1 लगा दी। तू जो करवाया ना वो भी काम की बातें बताइए तुझे, ये करवा दूंगा, मुझे करवाना है, आज नहीं तो कल करवा दूंगा, समझ आई क्या बात है। और अगर मैं आज आपको एक आतंकवाद निबंध करवा भी देता तो आप कहते हाँ बढ़िया पढ़ाई हुआ है, और वो आतंकवाद निबंध आता ही नहीं, महंगाई का आ जाएगा, फिर क्या करोगे। तो वो 1 घंटा तो गया ना, बर्बाद हो गया ना, नहीं समझेगा। अब इतनी देर में एक पाठ भी करवा सकता था, और आप कहते हाँ तो बढ़िया पढ़ाई हुई है, और उस पाठ में से प्रश्न नहीं आते, उससे अगले वाले में से आ जाते, फिर क्या करते। उससे पहले वाले में आ जाएंगे प्रश्न, फिर क्या करते। तो पढ़ाई वो नहीं है बुड्ढी काकी नमक का दरोगा, वो तो सरकार बदलेगी, सिलेबस बदल देगी, फिर रोना माथे पर हाथ मार के कि पढ़ाई तो गई। पढ़ाई कोई और है, उसको समझो क्या है पढ़ाई। ये कहानियां तो ऐसे लगाते हैं क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, तो कहानियों के माध्यम से बच्चों में सहानुभूति, दया, करुणा, कर्तव्य बोध, वो तत्व और डाले जाएं बच्चों में, नहीं समझे क्या। हाँ, तो पढ़ाई बहुत व्यापक विषय है। अब इधर देखो, इधर अभी तो मैंने बात की थी लाखों को क्रॉस कर सकते हो क्या, अभी मुझे क्या क्या तो पढ़ाना पड़ता है, चुप करा कर इनकी टोपियाँ काल टोपियाँ पिछल इन्हें देख ले टिट्टन है। आपके तो याद नहीं है, झंडू हो आप। समस्या है तो समाधान भी है। तो चलो ये छोटी समस्या आ गई कि ना ही तो हम सेमिनारों में जा सकते और ना ही हम
वाद विवाद प्रतियोगिता में जा सकते, ना ही कोई मंत्रियों के भाषण सुनने को टाइम नहीं है। तो सर हम परिपक्वता कैसे बढ़ाएं, मौलिक विचार सुदृढ़ कैसे करें? तो जिस व्यक्ति को या जिस बालक को जिस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां हैं, उनके मौलिक विचार अपने आप ही विस्तृत होते हैं और वो निबंध लोगों से अलग ही दिखता है। ठीक है, तो क्या गुरुजी अब कैसे करें? ये सारी जो आपने तरीके बताए वो बढ़िया तो है, पर उनसे गुजरने के लिए समय चाहिए काफ़ी, और हमारे पास समय कम है, बोर्ड की परीक्षा है। तो कोई शॉर्टकट तरीका बताओ। तो है शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका क्या है वो सुन लो। आपके पास संजीव तो उपलब्ध है, एक्सीलेंट उपलब्ध है, 2 हो गई। तीसरा गुरुजी ने भी बोर्ड पर कभी निबंध लिखवाया होगा, 3 हो गई माध्यम। चौथा आपके भाई बूढ़ी जो कोई रीटाट की या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास हिंदी की कोई व्याकरण पड़ी होगी, नहीं तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी बच्चे के पास अड़ोसी पड़ोसी पास व्याकरण की कोई भी किताब मिल सकती है। तो आपके पास 4 माध्यम हो गए। 4 माध्यम मतलब आपने 4 लोगों के विचार सुन लिए, चारों के एक ही विषय पर। तो आप ऐसा करो, पहले तो आप निबंध चुन लो कि मुझे मेरे बोर्ड की परीक्षा के लिए ये 10 निबंध तैयार करने हैं, ये 12 निबंध तैयार करने हैं, ये 8 निबंध तैयार करने हैं। मैं तो ये 12 ही करूँगा, उसके अलावा आए परीक्षा में ना करूँगा, ये 12 ही तैयार। तो आप गाइडों में आपके 30-30 35-35 निबंध लिखे होते हैं। तो आप चुनिंदा देख लो 12 निबंध कि मैं ये 12 करूँगा या 10 करूँगा। अब उनमें से कुछ तो रूटीन के होते हैं, वो करने ही पड़ते हैं। महंगाई पर आ सकता है, बेरोजगारी पर निबंध आ सकता है, कन्या भ्रूणहत्या हुआ है ना, भ्रष्टाचार हुआ, ये रूटीन के पॉइंट टॉपिक हैं। तो इनको तो करो ही करो, इन पर तो आप 10-12 निबंध चुन के रख ले कि मैं ये करना है मुझे। अब आप कोई एक चुन लो। बढ़ती महंगाई। अब बढ़ती महंगाई इस किताब में पढ़ लो, किताब को खोल लो, जितने भी पेज पर बढ़ती महंगाई है, एक पत्थर रखो या कोई चीज़ रखो, उसके बीच में रख लो। दूसरी किताब में बढ़ती महंगाई, वो निकाल लो पेज कितने पर है, और वो तीसरी चौथी, ये चारों में। मैं ये यूँ नहीं करा कि आपके पास एक्सीलेंट है तो संजीव खरीद लो, नहीं, जरूरत नहीं है पैसे लगाने की। आपके पास एक्सीलेंट है तो इससे मांग लो कि एक बार संजीव देना, नहीं समझाई क्या? तो अलग अलग रख लो। व्याकरण की किताब मिल जाएगी 1-2। मेरे कहने का मतलब है जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री मिल सकती है उसको ले लो। समझाई बात? पढ़ने के लिए कोई आधार तो चाहिए। गुरुजी आपके घर पर जा करके तो नहीं समझाएंगे ना। तो अब किताबें खोली, उसमें वो टॉपिक निकाल लिया, कोई भी टॉपिक मान सकते हो आप, उसमें पढ़ो आप। जैसे मान लो इसमें आतंकवाद पढ़ लिया, पूरा पढ़ लो, 5, 7, 10, 15 मिनट लगेंगे। इसमें फिर पढ़ो, 5, 7, 10 मिनट लगेंगे। इसमें फिर पढ़ लो, इसमें फिर 20-25 मिनट में, आधा घंटा में आप पढ़ लोगे। एक 1-1.5 पेज पर आते हैं वो निबंध। समझ में आई बात है? फिर दोबारा खोलो, पेंसिल लो, एक कच्ची पेंसिल, और इसमें पढ़ते जाओ, और कोई मेन बात लगे उसको अंडरलाइन करो पेंसिल से, किताब गंदी नहीं करनी। इसमें पढ़ो, इसमें मान लो इसमें प्रस्तावना बढ़िया मिल गई, इसमें प्रस्तावना में दम नहीं है। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, शुरुआत कैसे करते हो, किसी टॉपिक पर आप कैसे पहुंचते हो, है ना, वो प्रस्तावना होती है। अब आप प्रस्तावना भले ही ना लिखो, पैरेसेतावेना भले ही आप ना लिखो, जो आप शुरू कर रहे हो ना वो प्रस्तावना ही है, भले मत लिखो इसको। अब कई बच्चे पूछते सर हेडिंग डाल लूँ क्या निबंध में? बेटा हेडिंग बन सकते हैं, उच्च कोटि के कोई हेडिंग बनते हैं, अच्छा निबंध बनता है, हेडिंग वाला लगता है तो हेडिंग बना लो, और नहीं भी बनाते और हेडिंग वाला कोई निबंध है नहीं तो ऑटोमेटिक 3 हेडिंग होते हैं निबंध में, ऑटोमेटिक ही होते हैं। एक होता है प्रस्तावना, लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब प्रस्तुतिकरण, उसकी शुरुआत कैसे कर रहे हो, भूमिका कैसे बांध रहे हो उस टॉपिक को समझाने के लिए, वो भूमिका प्रस्तावना ही होती है। तो वो भूमिका आ जाएगी। फिर मध्य भाग में पूरी विस्तृत जानकारी दे देना, मध्य भाग में पूरी जो टॉपिक आपको देने, उपसार में उसका निष्कर्ष रूप में जो भी आप जो राय देना चाहते हैं या कोई उसमें कोई संदेश है, तो इस तरह का जो उपसार समापन कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये 3 भाग तो होते ही हैं, प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसार। ये लिखो ना लिखो तो भी होते ही हैं। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कि हेडिंग ना लिखूंगा तो नंबर कट जाएंगे, लिखूंगा तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी लिखने की शैली और निबंध में क्या कितना मैटर आपने कितना बढ़िया तरीके से डाला है, कितना बढ़िया लिखा है, उस पर आपके नंबर आने वाले होते हैं। हेडिंगों के लिए नंबर निश्चित नहीं होते कि हेडिंग है तो नंबर होंगे, हेडिंग नहीं है तो नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझाई बात?
तो आपको लगा कि इसमें हेडिंग बढ़िया दे रखे हैं, पर आपको हेडिंग ही बढ़िया लगे, उन हेडिंगों के नीचे जो है वर्णन है उसमें कोई ज़्यादा मैटर मिला नहीं, और इसमें मैटर बढ़िया था, तो हेडिंग वो ले लो और मैटर उसमें से डाल दो। समझ आई बात है? किसी में कोई कोटेशन मिल गई तो वो कोटेशन उसकी नोट कर लो। समझ आ रही बात है? तो आप 4 जगह पढ़ोगे ना तो चारों के विचार पता लगेंगे, और 4 जगह पढ़ते ही आप खुद बताएंगे कि इन 4 में से ये वाला ठीक है। खुद बताएंगे आप, आपको खुद आपकी बुद्धि कहेगी कि ये किताब इस किताब में बढ़िया है ना। तो वहाँ से और इसमें बढ़िया, वहाँ से ज़्यादा मैटर ले लो, उसके हेडिंग बढ़िया, हेडिंग उसके ले लो, उसमें कोटेशन दे रखे दे लो, किसी में आंकड़े बढ़िया दे रखे, जैसे आतंकवाद है इसमें सीधा लिखा है, इसमें दे रखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इतने में तारीख को हमला हुआ था, किसी में आंकड़े दे रखे ना, वो आंकड़े ले लो। तो 400-500 से लेकर के आपने अपने कॉपी में लिख लिया। देखो कॉपी में पूरा नहीं लिखना, 4 जगह एक ही चीज़ को पढ़ोगे तो पता तो लग ही जाएगा मैंने क्या पढ़ा है। आपको तो वो हेडिंग लिखने हैं, कोई आंकड़े तो वो आंकड़े लिखने हैं। आपको पता लग गया कि बढ़ती महंगाई के कारण, तो कारण जो दे रखे वो आपको लिखनी है। 1-2 कारण आप सोचते हो कि ये दिमाग से निकल सकता है तो वो आप नोट कर लो। तो बहुत कम जगह में ही आप एक निबंध लिख लोगे, मोटी मोटी बातें लिखनी होती है। समझाई बात है? बाकी तो याद होता ही है, निबंध तो हो जाता है। 4 जगह पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या इसमें क्या लिखना है। महंगाई में तो महंगाई की बातें लिखनी है, बेरोजगारी में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार की बातें तो वही लिखनी है ना। पर जो हेडिंग है, मैटर है, जो आंकड़े हैं वो नोट कर लो एक पेज पर। और ऐसा करने में मान लो आपको घंटा 2 घंटा लग गया, तो आज उसमें से पढ़ के छोड़ लो, फिर आप फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, जो भी आपका करो। उसके बाद दूसरे दिन टाइम मिला तो दूसरे दिन पेंसिल लेकर दोबारा रीडिंग लगा लो फटाफट। एक बार रीडिंग लगाई होती है ना तो दोबारा रीडिंग लगाने में टाइम कम लगता है, ठीक है। अच्छा, तीसरे दिन क्या करो, जो मोटे मोटे अंडरलाइन किए थे उनको एक कॉपी में उतार लो। चौथे दिन कोई कोटेशन वगैरह और कुछ रहेगी तो उसको उतार लो। समझाई बात? तो 4 दिन में भी आपका एक निबंध तैयार, 4 छोड़ो 7 दिन में भी एक निबंध तैयार कर रहे हो तो कोई लॉस नहीं है आपको। सर 7 दिन कैसे? अरे बीच में दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ने पड़ते हैं। मान लो आपको लग गया पता कि मुझे अब फिजिक्स का कल टेस्ट है तो फिजिक्स ज़्यादा याद करना है, कोई बात नहीं, आप आधा घंटा ही निकाल पाए हिंदी के लिए तो एक किताब में निबंध पढ़ के देख लो, उसमें जो बढ़िया बात रहेगी उसको नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। नोट करने का समय नहीं है एक बार तो अंडरलाइन करके छोड़ दो। कल दोबारा मैथ निकालते निकालते बोर हो जाएंगे तो फिर वो उतार लो। यूँ करते करते 7 दिन में एक निबंध भी अगर आप तैयार करते हो तो कोई घाटा नहीं है। महीने में 4 निबंध तैयार हो जाएंगे, 2 महीने में 8-10 निबंध तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और उसके निबंध में ज़्यादा नंबर आएंगे क्योंकि वो 10 निबंध 10 राइटरों से, समझ गए ना। व्याकरण की किताबें अलग अलग होती है, अलग अलग राइटर होते हैं, तो अलग अलग राइटरों से देखोगे तो आपकी खुद की सोच, आपकी जो मैटर है वो ज़्यादा आपके पास आएगा, नॉलेज ज़्यादा आ जाएगा। जितना ज़्यादा नॉलेज होता है उतना ही ज़्यादा बातें मुंह से निकलती है, उतनी ज़्यादा हम लिख पाते हैं। समझ यही बात है? जिस विषय की जानकारी नहीं और स्टेज पर माइक पकड़ा के छोड़ दिया, क्या बोलोगे? पैंट और हिलेगी। पैंट का मतलब दिख जाती है कि पिंडली कहाँ पर है इसकी, दूर से पता लग जाता है कि इसकी पिंडली कहाँ पर है। स्टेज पर आना हंसी खेल नहीं है। समझ यही बात है? स्टेज पर वो आ पाता है जिसके पास कुछ है बोलने को। चलो, तो यूं करके आपको निबंध तैयार कर रहे हैं। अब एक लड़का बोला सर यूं करते करते हमने और 10-12 निबंध तैयार कर लिए और सर उसमें से नहीं आया तो इसके पीछे मैं 2 बातें बोलूँगा। पहली बात तो चल मेरे कहने से इस हिसाब से तूने 10 तैयार किए हैं और मैं ये भाषण नहीं झाड़ता, मैं ये नहीं बताता, मेरे कहने से तू कुछ नहीं करता, फिर तेरे याद किए नहीं आते तो जो तेरी समस्या है कि इनमें से नहीं आया तो तू तो अपनी मर्जी से भी तो 10-12 याद करके जाएगा कि नहीं? हाँ जाता हूँ। अरे अपनी मर्जी से तो 10-12 निबंध याद करके जाते हो कि नहीं जाते? मेरे बिना कहे भी तो जाते ही होंगे। यहाँ तो मैंने इस क्लास में तो कह दिया, किसी और क्लास में तो मैं नहीं हूँ, किसी और स्कूल में तो नहीं हूँ। उस स्कूल के बच्चे भी 8-10 तैयार करके जाते हैं, तो उसमें से नहीं आया तो फिर मुझसे प्रश्न करें कि सर उसमें से नहीं आया तो तू अपनी मर्जी से करे उसमें नहीं आया तो? ये तो पहला जवाब। अब दूसरा जवाब, मेरा जवाब वो ये है कि उसमें से जो आपने तैयार किया है, कई राइटरों की बातें सुनकर पढ़ करके ज्ञान लेकर के, तो उसमें से नहीं भी आया और कोई निबंध आ गया तो भी और बच्चों से तेरे ज़्यादा नंबर आएंगे। मैं लिख कर देता हूँ,
क्यों? क्योंकि तेरी सोच परिपक्व हो चुकी होगी, तू प्रस्तावना का तात्पर्य समझ चुका होगा कि प्रस्तावना क्या होती है, कैसे करते हैं, उपसार में क्या होता है। बच्चा 10 निबंध तैयार करता है तो 40-50 लेखकों के विचार सुन चुका होता है, वो समझाई बात है। तो उसको पता लग जाता है कि किसी भी टॉपिक का अंत कैसे करें, समापन कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, प्रस्तुतिकरण कैसे करें। आप बार बार पढ़ोगे ना कई किताबों में, आप खुद कह दोगे कि इससे तो इसकी शुरुआत बढ़िया है, इससे इसकी शुरुआत बढ़िया है। तो इतनी सोच परिपक्व हो जाती है तो आपको उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीखे हुए ज्ञान का लाभ मिलता है। और फिर आप कह रहे हो, देखो इधर आपने 10 निबंध 40-50 राइटरों के विचार देख देख के तैयार किए हैं, उसमें से नहीं आया, इसने संजीव में से रटा है, बाकी सारों ने संजीव में से रटा है और वो लिखा है जैसे तैसे उसके याद रहा लिख दिया, इसकी बजाय तेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, भले तेरा पढ़ा हुआ नहीं है। समझाई बात है? क्योंकि लिखने की शैली आ जाती है, मौलिक विचार परिपक्व हो जाते हैं और इन्हीं पर ये टिका होता है, इन्हीं पर तो टिका होता है ये। तो ये था एक अलग से सोचने की बात आपके लिए। अब विचार मौलिक हो जाते हैं तो हमारे निबंध में जान कैसे आती है, और देख लो, जितना हम पढ़ते ना बुद्धि उतनी चलती है। आपने संजीव से कुछ पढ़ लिया, मान लो कन्या भ्रूणहत्या, मान लो दहेज पर था, ठीक है, आपने संजीव में से पढ़ लिया, आप उतने लिखे होगे, वही हेडिंग होंगे, वही होंगे, है ना। और ये तो चेक करने वाला परिपक्व प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। आपके जितने तो उसके बेटे होते हैं, कहीं 12वीं 10वीं 11वीं BA पढ़ रहे होते हैं, है ना। और आपने सबने संजीव या एक्सीलेंट में से रटा होता है। और छोटी क्लास में तो सिर्फ बोर्ड पर लिखवा देते हैं, पर 12वीं में बोर्ड पर निबंध थोड़ी लिखवाए जाते हैं। तो आपने संजीव रूटीन में चलती रहती है, तो आपने संजीव में से रट करके चले गए। तो मुझे हंसी आती है कि वही हेडिंग, वही बातें, वही प्रस्तावना, वही उपसार, तो इसी की कॉपी में वही, इसी की कॉपी में। मैं सोचता हूँ यार कि 1-2 सगे माजाई भाइयों के विचार नहीं मिलते। इन लोगों के विविध प्रांतों से आए हैं, मतलब विविध घरों से आए हैं, तो इनके विचार कैसे मिल गए? बोर्ड वाली कॉपियाँ जाती है ना 400-500 का बंडल, तो देखते थे वही हेडिंग, वही रिपोर्ट। पर फिर भी अध्यापक लोग नंबर नहीं काटते, नहीं समझे क्या? उसको पता है कि सबके विचार एक जैसे नहीं होते, निबंध मौलिक विचार होते हैं, और सबके मौलिक विचार 2 भाइयों के नहीं मिलते, इनके कैसे मिल गए? तो उनको पता है संजीव से नकल मारी हुई है, नकल नहीं मारी तो संजीव से रट के क्या होता है। पर फिर भी वो उसमें निबंध में नंबर देता है कि नहीं देता? देता है ना। तो एक से पढ़ोगे तो आपके मौलिक विचार उतने ही होंगे, वैसे ही होंगे, संकीर्ण होंगे। अब उसी पर अगर मेरे विचार सुन लिए, किसी और के सुन लिए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ दहेज प्रथा का, ठीक है। कहीं कोई अखबार पढ़ रहे हैं, या पापा जी पढ़ रहे हैं, या बड़े भाई साहब पढ़ रहे हैं, और दहेज प्रथा सुबह सुबह अखबार आता है और आगे का दहेज के लिए बहू को जला मारा। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, कैसे कौन जलाता है, वो काम नहीं करती होगी घर का, तो उसके बातें हमारे कान में आ गई। अच्छा, एक कहेगा कि ऐसे नीच आदमी होगा ना सरियाम फांसी लगा देनी चाहिए, उसके विचार भी कान में आ गए। कोई कहेगा ना सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए दहेज प्रथा, है ना। और कहीं बाहर गए, उसी अखबार वाली घटना पर बाहर जिक्र हो रहा है, 4 आदमी बोल रहे हैं कि यार दहेज प्रथा गलत है, लोगों को सोचना चाहिए कि दुल्हन ही तो दहेज है, उसी को दहेज मान लो। पैसे कोई बड़ी चीज़ थोड़ी होती है, इंसान की कीमत होती है। तो पाली पोसी लड़की दे दी घर में काम करने के लिए, एक सदस्य बड़ा है तुम्हारे घर का, तो वो पैसे से कम है क्या? तो दुल्हन ही दहेज है। तो हमारे हाथ में कोटेशन आ गई, दुल्हन ही दहेज है। सोच विचार परिपक्व हो रहे कि नहीं हो रहे? लिखने को मैटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अच्छा, अब कह रहे दहेज को खत्म कर देना चाहिए, दहेज प्रथा कुप्रथा है, ये है वो है। अब मेरे विचार सुन लो तो आपकी सोच अलग हो जाएगी। वो कह रहे दहेज प्रथा को खत्म करो, क्यों नहीं करता? कैसे? सुनो मेरी बात पहले। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। अब लड़की सुबह उठते ही लो पापा जी चाय, लो पापा जी दूध, और अगर मैं स्नान करने की कोशिश करता हूँ तो कपड़े प्रेस कर दिए, तौलिया पकड़ा दिया, और शाम को सोता हूँ तो लड़की पैर भी दबा देती है। थोड़ा बहुत मैं यूँ परेशान सा दिखता हूँ तो पूछ लेती है पापा आज परेशान कैसे हो। अगर सिर दर्द होता है तो टेबलेट ला के दे देती है। और लड़का को पानी देना बेटे, गुड्डू तो पकड़ाया, मारो भी, मेरे वो दोस्त हैं बाहर, वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं सारे, वो 2 मिनट फाक
बाहर भाग जाएगा। लड़के अक्सर बाहर ही रहते हैं और लड़कियां अक्सर घर में रहती है, तो कॉमन नियम, हमारे समाज का ढांचा ही ऐसा है ना। तो लड़की घर में ज़्यादा रहती है, तो घर में अगर मैं बीमार हो गया तो मेरी बेटी मेरे ज़्यादा ध्यान रखेगी। लड़का बाहर घूम रहा है, समझाई बात है। लड़कों को 20 बार बोलो तब एक बार सुनता है, लड़कियों को ना बोलो तो ही पहचानती है कि मेरे पापा की क्या तकलीफ है। तो अब उसकी शादी कर रहे हैं, उसकी शादी, तो मेरे पास मान लो 10 बीघा ज़मीन है, तो मेरे 2 ही औलाद है, तो 5-5 बीघा की दोनों हकदार है कि नहीं? क्या लड़की ने जन्म ले लिया तो वो कोई हकदार नहीं है? लड़की जन्म लेना पाप है? अगर मेरा लड़का कहता है कि मुझे ट्यूशन के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, अगर मैं मोटरसाइकिल 80,000 का उसको दिलाता हूं तो 80,000 की स्कूटी उसको नहीं दिला सकता? लड़की है तो वो पाप है कोई? क्यों नहीं दिला सकता उसको मैं? लड़का बार बार के मोटरसाइकिल ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, मैं उसको दिलाता जा रहा हूँ, ऐसी ड्रेस चाहिए, ऐसी जींस चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लड़के की चाहिए पूरी करता रहूँगा, जबकि कहना उसकी बजाय लड़की मान रही है मेरे ज़्यादा सेवा, वो करी है, वो सेवा करी है, तो उसकी शादी होगी तो मैं उसको गाड़ी नहीं दूंगा, इसको मैंने बहुत पहले दे दी, इसको नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दूंगा? मेरी औलाद है, मैं दूंगा, बेटा चला तू मस्ती मार। अब आपकी सोच बदल गई दहेज प्रथा के बारे में कि दहेज प्रथा बुरी भी नहीं है। अब आप लिखोगे कि अगर पिता अपनी संतान को अपने संपत्ति में से कुछ हिस्सा देती है उसके काम आने के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी का शोषण करके, किसी पर अत्याचार करके, किसी पर अनुचित दबाव डालकर उससे पैसे लेते हैं और उसकी एवज में और लड़की को तंग करते हैं, ये परिपाटी गलत है, ये बंद होना चाहिए। ये विचार आपके मन में आए, ऐसा आप लिखोगे क्योंकि आपने सारी बातें सुन ली। तो यही मैं कह रहा हूं, सोच परिपक्व होगी ना तभी आपके निबंध में जान आएगी। और मैं सोचता था कि ये बातें शायद दूसरे टीचर के ध्यान में नहीं आए, तो मैं आ गया यहाँ बताने के लिए। तो आपको ईमानदारी से सुननी चाहिए, जो कुछ नया मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। समझाई बात है? अब अपने चर्चा करते हैं 2 चीज़ों पर, फिर अभी निबंध पूरा नहीं हुआ, बहुत कुछ बोलना बाकी है, बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अभी और सुनो, निबंध कैसे सही हो, और उसके लिए पहले मैं ये बताता हूँ कि आप आज तक लिखते क्या आ रहे हो, आज तक। क्योंकि जो हम गलत लिखते आ रहे हैं वो हमें आभास तो हो कि हम क्या क्या गलतियाँ करते आ रहे हैं। निबंध आपने पहली बार थोड़ी लिखा है, 12वीं में हो गए तो 11-12 साल तो लिखे होंगे, लिखे ना निबंध? 4वीं-5वीं से शुरू हो जाते हैं। निबंध में आप क्या क्या गलतियाँ करते हो आपको पता ही नहीं, तो क्या सही करें ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले गलतियां बतानी जरूरी है। क्योंकि गलतियां बताएंगे तो ही उनकी जगह अच्छाइयां आएंगी। गलतियों का ध्यान ही नहीं है, वो पड़ी है तो अच्छाइयां जल्दी से आएंगी नहीं, गलतियां दूर होंगी। कारण पता लगने पर निवारण होता है। तो पहले आपको बताएं कि आप क्या गलतियां करते हो निबंध में, ठीक है? तो ताकि वो गलतियां आपके सामने आ जाएगी तो आप वो गलतियां करनी छोड़ दोगे। कोई आपकी गलतियां आपके सामने दिखाएगा ही नहीं। टीचर का तो यही तो कर्तव्य है, राह दिखाते हैं वो। तो देखो आप क्या करते हो, एक उदाहरण से समझाऊंगा। उदाहरण में ले रहा हूं आतंकवाद निबंध का। मैं अक्सर इसी से समझाया करता हूं, क्योंकि कोई चीज़ें समझाने में सुगमता होती है। तो वही उदाहरण वही वाक्य में लिखता हूं, तो कई सोचते हैं कि गुरुजी रट के आए हैं, और वही हमारी क्लास में करवाया था। अरे मैं रट के आऊँ फट के आऊँ, तुझे क्या मतलब है? तू ये देख कि जो मैं समझाना चाहता था वो तेरी खोपड़ी में, तेरे दिमाग में उतरा कि नहीं उतरा? उतरा तो मैं रट के हूँ ना रट के हूँ, उससे तुझे क्या मतलब है? आम खाने के पेड़ गिरने हैं। हाँ, तो निबंध आपके पास है आतंकवाद। कैसे है वो सुन लो। पृष्ठभूमि में जाता हूँ मैं। पृष्ठभूमि में आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ गए और आपके सामने 4 निबंध है, उनमें से एक पर लेख लिखना है, एक पर निबंध लिखना है। अब वो क्या बोलूँ मैं, ऐसी कोई है जिनका आपको ध्यान नहीं है। आ गया तकनीकी युग में भारत के बढ़ते कदम। फिर दूसरा आ गया आर्थिक विषमताओं में भारत की भूमिका। पता नहीं क्या पूछ रहे, कहाँ से आते हैं निबंध पता नहीं। दूरसंचार क्रांति में भारत के बढ़ते कदम। यार क्या ला रहा है ये निबंध, कहाँ से आ रहे हैं? ये नीचे आ गया आतंकवाद एक गंभीर समस्या। अब शांति आई है। अब ये आपको सरल लगा, आपको ये सरल लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इसको सरल कैसे माना?
इनको आपने हार्ड मान लिया, इसको सरल मान लिया। सरल कैसे मान लिया? क्या जानते हो आप आतंकवाद के बारे में? मैं कुछ पूछना चाहता हूं, आतंकवाद का शब्द अस्तित्व में कब से आया? इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? और आतंकवादी बड़े बड़े सरगना कौन है? आतंकवादी माफिया। और वो आतंकवादी क्यों बने? लिट्टे का संबंध किससे है? लिट्टे उग्रवादी क्यों बना? उसकी क्या मांगे थी? क्या उसको आतंकवादी बनने से भारत सरकार रोक सकती थी? विश्व समुदाय आतंकवाद पर क्या क्या कदम उठा सकते हैं? और विश्व में कहाँ कहाँ बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उनमें कितनी जान माल की हानि हुई है? उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कदम उठाए हैं? भारत में भी कई आतंकवादी हमले हुए हैं, उनके बाद कौन से कानून बनाए गए हैं? उन कानूनों का क्या असर रहा? कितना अंकुश लगाया जा सका? और क्या कुछ करके ज़्यादा अंकुश लगाया जा सकता है? मैंने 15 प्रश्न बना दिए, अभी और बनाऊंगा। समझ गए क्या आप? समझ आ रही बात है? भारत में बड़े बड़े हमले हुए हैं, उन हमलों के जस्ट बाद केंद्र सरकार ने क्या क्या उपक्रम उठाए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं, और उनका किस तरह असर सामने आया है, और आतंकवादियों की मांगे क्या होती है, और किस तरह के कानून सामने लाए गए हैं। पता नहीं कितने कितने प्रकार के मैंने 15-20 प्रश्न खड़े कर दिए। उनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर है आपके पास? नो, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब आप सुनो कि जब 15-20 प्रश्न हैं, उनमें से आपके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है, फिर भी आप 1.5 पेज भर के आओगे। 3 तो बकवास लगे, और इस पर 1.5 पेज भर के आओगे, और फिर भी 2-4 नंबर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे जिस विषय के बारे में आप लिखना चाहते हो उसके बारे में जानकारी शून्य है, और फिर भी 3-4 नंबर, और फिर भी हिंदी को बदनाम करना कि हिंदी में नंबर नहीं आते। अरे तेरे पास जो मैटर तो है ही नहीं, जानकारी तो है ही नहीं, फिर भी तेरे 2-3 नंबर आए हैं 1.5 पेज में, तो हिंदी को बदनाम कर रहा है। यार कमाल हो गई, अपनी मातृभाषा है, इसको तो बदनाम मत कर कम से कम। अब उनमें से आपके 4 नंबर आ गए, 10 में से 4। अगर उनकी जगह ये जो 15 प्रश्न बताए हैं, उनमें से 7-8 के भी जवाब अगर उनमें होता, 7-8, तो उस निबंध में जान होती, तो 4 नंबर तो वैसे हैं, 8 आते कि नहीं आते? और अगर उन 15 प्रश्नों में से 12-13 के उत्तर याद होते आपके पास, उसकी जानकारी होती, तो फिर वो 8 की जगह 10 नहीं आते क्या? तो नंबर आते हैं। ये मैंने बताया है निबंध के बारे में कि आप उसको सरल मान लेते हो, उसकी विषय वस्तु आपको पता नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि आप क्या गलतियां करते हो। आप क्या करते हो, आप कैसा लिखते हो, मैं बता देता हूं। ठीक है, आपने 3 देखे अटपटे लगे, चौथा देखा आतंकवाद। अब आपने लिख दिया आतंकवाद एक गंभीर समस्या, यूं करते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं प्रस्तावना। अब शुरू हो जाते हैं, क्या लिखते हैं, वही सरल लगा था, शुरू हो जाते हैं। आतंकवाद बहुत फैल चुका है, भारत में ही नहीं विश्व में बहुत आतंकवाद फैल चुका है। आतंकवादियों को तो जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि आतंकवादियों की जड़ होती है क्या? चलो होती होगी, लाक्षणिक भाषा लिख रहा है बच्चा, कोई बात नहीं है ना, कि आतंकवादियों को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। आतंकवादी जगह जगह बम फाड़ देते हैं, और कश्मीर में तो बहुत बम फटते आए हैं। कश्मीर में तो पिछले कई सालों से बम फटते आ रहे हैं। और रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बस स्टैंड पर बम फाड़ देते हैं। और लावारिस वस्तुओं के हाथ नहीं लगाना चाहिए, बीच में सलाह दे देते हैं, बीच में सलाह। उनको ये नहीं पता कि निबंध में सलाह देनी होती है कि नहीं होती, पता ही नहीं। निबंध लिखना किसी ने सिखाया नहीं, निबंध होता है क्या पता ही नहीं, तो बीच में सलाह देते हैं, है ना। और आतंकवादी भीड़ वाले इलाके में बम फाड़ देते हैं, बच्चे मर जाते हैं, कई बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनके माँ बाप मर जाते हैं। ये आतंकवादी अमानवीय होते हैं, उनको कानून से कठोर दंड मिलना चाहिए, कानून बनाकर उनको दंडित किया जाना चाहिए। बीच में याद आ गया, पाकिस्तान को तो सबक सिखा देना चाहिए। याद आ गया, पाकिस्तान याद आ गया। पाकिस्तान आए दिन भारत में कुतरनी करता है। कई शब्द मारवाड़ी के भी आएंगे, निबंध में आते हैं बेचारों के ना, कि पाकिस्तान को तो सबक सिखा देना चाहिए। और आतंकवादी रेलवे स्टेशनों में बम फाड़ देते हैं, और आतंकवादियों को तो कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। क्यों, पहले वाली सजा थोड़ी थी क्या? उसको पता नहीं मैं ये लाइन पहले लिखा आया हूँ क्या? और कह रहा कठोर कानून बना के, क्यों पहले लचीले बन गया था क्या? याद नहीं है कि मैं ये लाइन भूलेगा, और लिखते जा रहे हैं।
और फिर लिखते हैं कि आज विश्व समुदाय में सारे देशों को आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए और आतंकवादी मानवता के लिए कलंक है। इसी तरह की 2-4 लाइन आप बोलना चाहो तो बीच में बोल दो भले। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ही लिखते हो ना, या तो जो 9 सर कह रहे हैं ना वो आपकी 4 लाइन और बोल सकते, 5, 6, 10 बोलो। मैं कहना क्या चाहता हूँ उस पर फोकस करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे लाइन रिपीट होती है को अभी मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि आप जो 15-20% है उनका जवाब नहीं जानते और सरल मान करके लिखने लग जाते हो, फिर भी 2-4 नंबर आ जाते हैं। तो याद करके अगर मैटर की जानकारी होगी, वो 20% का मतलब है मैटर की जानकारी होना, विषय वस्तु की जानकारी होना। तो वो जानकारी जुटाओ पहले, और जानकारी कैसे जुटाएंगे, 5-7 जगह देखेंगे तब जानकारी बढ़ जाएगी, फिर नोट करके लिखना। ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जैसे प्रस्तावना क्या है, भूमिका, कि आप जिस विषय पर आना चाहते हो उस पर कैसे आए हो। तो भूमिका शानदार होगी तो जांचकर्ता शुरुआत में ही भांप लेता है कि निबंध बढ़िया है। मैं भूमिका लिए सिंपल उदाहरण से समझा रहा हूँ, देखो कैसे। एक बार मैं समझा रहा हूँ, जैसे दीपावली का निबंध लिखना है तो कई सीधे आ जाते हैं, दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, दीपावली को छुतरी बम बजाते हैं, दीपावली को फुलझड़ियाँ, दीपावली को अनार चलाते हैं। बच्चे होते हैं छोटी क्लास में आता ही है, बड़ों को तो आता ही नहीं, 6ठी-7वीं में आता है, और उनको तो कौन समझाए निबंध और लिख, है ना। तो वो लिखते रहते हैं। तो एक बार मैंने बच्चों को कह दिया, मैं यार तू लिख रहा है, फुलझड़ी जलाते हैं नीचे लाइन में लिखा है, मोमबत्ती जलाते हैं नीचे लाइन में लिखा है, अनार चलाते हैं नीचे लाइन में लिखा है, पटाखे चलाते हैं, सुतली पटाखे पर चलाते हैं। तो मैं कहा तू सीधा ही लिख देता, आतिशबाजी करते हैं दीपावली पर, आतिशबाजी। तो क्या आतिशबाजी, एक लड़का बोल पड़ा, कैसे रे फिर पेज किया भरा, एक शब्द तो लिख जाऊँ फिर पेज किया, फिर 2.5 पेज किया करा, नंबर किया आई। मैं क्या अलग अलग क्या कर रहे तू, पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं, अनार चलाते हैं, ये चलाते हैं। तो एक लड़का कहता है सर अलग अलग खरीदे तो अलग अलग ही चलाऊंगा, बेड़ा क्यों चलावा, फिर अलग अलग लग गया तो अलग अलग ही चलाऊंगा। तो ये तो हंसी की बातें थी। दीपावली पर लिखना है तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो, भारत त्योहारों का देश है, यहाँ भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न त्योहारों का प्रावधान रखा हुआ है। त्यौहार हमारे जीवन में सरलता सुगमता लाते हैं, त्यौहार नहीं हो तो पूरा मानव जीवन ही नीरस और उबाऊ बन जाता है। उमंग लाने के लिए त्योहारों का आगमन भारतीय समाज में महत्व रखता है। हिंदू समाज में 4 तो मुख्य बड़े त्यौहार हैं, उनमें से दीपावली अपना विशेष महत्व रखती है। आ गया मैं दीपावली पर, मैं तो आ गया दीपावली पर। अब वो सारा पढ़े ना पढ़े उसको पता लगे यार गजब। तो ऐसे ही मैंने कहा आप 4 जगह पढ़ते हो ना, तो आपको पता लगता है कि इसकी प्रस्तावना बढ़िया है, उसमें से जो बातें वो थोड़ी नोट कर लो। समझ आई कि नहीं आई? अब एक बड़े पैमाने की सुन लो, ये तो छोटा था। जैसे आ गया मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, इस पर निबंध लिखो। पहले मैं शब्द लिखता हूं, अविस्मरणीय घटना क्या मतलब होता है सुन लो, इसके टुकड़े करके समझाता हूं। आधा से मैं रहने, स्मरण, स्मरण होता है याद करना, स्मरण क्या होता है? स्मृति, यादें, याद। स्मृति क्या होता है? याद। और स्मृतियाँ, यादें। समझ आ रही है क्या? स्मृति याद, स्मृतियाँ यादें। और ये स्मरण इसी का अर्थ देने वाला है, स्मरण याद करना, स्मरण। और विस्मरण भूलना, विस्मरण। और अविस्मरण ना भूलना, यानी वापस याद करना। किसी शब्द में 2 उपसर्ग जुड़ जाते हैं, वी उस शब्द को, वी उपसर्ग है, उस शब्द को नया भी बना देता है, उसके अर्थ में नवीनता भी ला देता है, और अर्थ को पलट भी सकता है, बदल भी सकता है, विलोम भी बना देता है। कैसे? फल कह यार घणो ही काम करे मन तो को फल मिलियो नहीं, बोले नहीं मारवाड़ी है ना, कह तू काम कर यार, नेक काम कर तन फल मिली, तो फल। अब मैं कह दूँ विफल तो फैल, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो भाग तो विभाग, यानी वो विशेष भाग, तो अर्थ में थोड़ी नवीनता आ गई पर उल्टा नहीं हुआ। समझ आ रही क्या? उल्टा नहीं हुआ।
तो कई बार तो वी अर्थ को उल्टा कर देता है और कई बार वी नवीनता ला देता है, दोनों का ये अर्थ रखता है। ठीक है, अब देखो स्मरण होता है याद करना, विस्मरण भूलना, और अविस्मरण ना भूलना। ना भूलना मतलब याद करना। अब ये प्रत्यय जुड़ गया, बड़ी ई और यह अविस्मरणीय, यानी जिसको न बुलाया जा सके। तो प्रश्न निबंध आता है मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, तो कई बच्चे लिख देते हैं मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय घटना हो गई थी, एक बार हम पापा के साथ जा रहे थे, है ना। तो ये तो वो बच्चे हैं जो ये 3 हार्ड लगे और ये सरल लगा था, इसके पास मैटर था नहीं आतंकवाद का, कुछ भी नहीं जानता। कोई 20 प्रश्नों में से मुश्किल से कोई 2-4 प्रश्नों का उत्तर होगा, पर 15-16 का फिर भी उत्तर नहीं था। अगर 10 का था तो 10 का फिर नहीं होगा। समझ में आ रही है क्या? अगर आतंकवाद का होगा तो किसी और का नहीं होगा। एक बात की पूंछड़ी क्यों पकड़ते हो? समझ में आई बात? आप तो जो समझाना चाहते हो उस पर फोकस रखो। अगर मुझे लिखना पड़े मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, तो मैं शुरुआत में लिखूंगा। उसके लिए जरूरी है प्रस्तावना लिखना, वो प्रस्तावना नहीं होती है क्या गुरुजी हेडिंग डालूं ना डालूं तेरी मर्जी है, डाल ना डाल, डाल दे तो भी कोई पाप को नहीं, नहीं डाले तो भी कोई अपराध को नहीं। ठीक है, तो देखो इधर, मानव गलतियों का पुतला होता है, उससे जाने अनजाने में कुछ भूलें हो जाती है, कुछ भूलें हम भूल जाते हैं, कुछ भूलें जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो हमारी स्मृति में समा जाती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसी एक घटना हो गई थी जिसे आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मेरे लिए अविस्मरणीय बन गई थी। एक बार हम, अब आ जाओ आप, तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब ये मेरे दिमाग में अपने आप थोड़ी आ रही है बेटा, कहीं से पढ़ा होगा, लिखा होगा, सीखा होगा। माँ के पेट से कौन सीख कराता है? तो मैं कहता हूँ आप तो ना हर चीज़ में भाग लो, हर चीज़ को पढ़ो, मैगजीन दूसरी किताबें आती है वो पढ़ो, और गीता प्रेस गोरखपुर से वहाँ से भी बहुत सारी बुकें आती है वो पढ़ो। खाली टाइम में मोबाइल में गेम चलाने से तो बढ़िया पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकें जीवन साथी होती है। और एक और ये मैंने इसमें नहीं पढ़ा था, मैंने अविस्मरणीय घटना में नहीं पढ़ा था, मैंने कहीं और पढ़ा था, मैंने इसमें जोड़ दिया। नहीं समझाई क्या? अगर पास में सामग्री है तो कैसे उसका यूज कर सकते हैं? अरे कन्ने दरी है तो बैठने में काम आ जाएगी, पिछाड़ में काम आ जाएगी, और सी लागे ओढ़ने कोई है कोई तो दरी ओढ़ लिया पीछे, रेलवे स्टेशन पर पड़े हुआ तो, है ना। तो पास होनी ज़रूरी है, उसका यूज़ अपने आप हो जाएगा। तो ये कह रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ निबंध के बारे में बहुत कुछ विचार खुले होंगे आपके। तो आज से निबंध लिखना शुरू करोगे ना? 7 दिन में एक निबंध हो जाएगा ना? सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।